मैं जब बुक्स लिखता था तो मैंने कहा क्यों ना इन बुक्स को, इस नॉलेज को खुद यूथ के सामने एक अच्छे अंदाज में लाया जाए। देखें कहते हैं ना कि जब होप करने के लिए कुछ ना हो तो अच्छा होप करना चाहिए। देयर इज़ इमेच्योरिटी आफ्टर मेच्योरिटी। यूथ को डायरेक्शन चाहिए। पाकिस्तान में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, आप जहाँ पर भी जाएं, ये मैं कहता हूँ कि यूथ को डायरेक्शन चाहिए। इतना बड़ा दिन है, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता। मैं कहता हूँ इतना बड़ा दिन है 24 आवर्स का, ख़त्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक और मैं हूँ आपकी होस्ट समीन सिद्दीकी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, हमने इंट्रोडक्शन अपने जो है ना शो का आज स्किप कर दिया है। हम डायरेक्ट अपने गेस्ट की तरफ चले गए क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं वो खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बुक ऑथर हैं और मीडिया पर्सन है। मीडिया में इनका बहुत बड़ा नाम है और बहुत डिफरेंट जगहों पर इन्होंने सर्व किया है। तो मैं आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, हम डायरेक्ट चलते हैं इनके पास और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपनी लाइफ में किस तरीके से जो है ना अपनी स्ट्रगल की, कैसे चीज़ें अचीव की और आजकल क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप सभी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अदनान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आज आ पाए। थैंक यू। थोड़ा सा ये बताएं कि आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग, मैंने बात की कि आपका प्रोफेशन रहा है और आप जो है ना ये करते हैं, तो क्या मोटिवेशन थी इस तरफ आने की? बड़ा एक डेंजरस वर्ड आपने यूज़ कर लिया मोटिवेशनल स्पीकर का, और ये आजकल बड़ा जो है इसको टिपिकल माइंडसेट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि कोई नसीहत करने वाला बाबा हो और उसने पैंट शर्ट पहनी हो और उसने जो है यूथ को किसी ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करना हो कि जो स्टाइल तो डिफरेंट है लेकिन वही टिपिकल पैटर्न का नॉलेज शेयर हो रहा है यूथ के साथ। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर हम मोटिवेशन स्पीकर को ईज मैन का वर्ड दे दें, ठीक है, तो वो मच बेटर होगा कि हमने यूथ की लाइफ में कंफर्टेबिलिटी को लेकर आना है, उनको यूनाइट करना है और यूथ को जो फ्रस्ट्रेशन है और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, डेफिनेटली जो 40 इयर्स बैक लोगों को प्रॉब्लम्स थे वो उस इकोनॉमिक्स के हवाले से, उस कल्चर के हवाले से, उस टाइम के हवाले से थे। अब वो प्रॉब्लम्स यूथ को नहीं है। यूथ नई टेक्नोलॉजी में इन हो चुकी है, यूथ नए पैरामीटर्स के साथ है, यूथ की हेल्थ कॉन्शियसनेस अपने स्टाइल से है, उनका फूड कंटेंट चेंज हो चुका है, उनका ड्रेस कोड चेंज हो चुका है और अब उन्हें मोटिवेशन भी डिफरेंट लेवल की चाहिए। डेफिनेटली बेसिक लेवल होते थे वो तो आप यूट्यूब पे और आपको सोशल मीडिया पे सब मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब वो हकीम साहब का दौर नहीं रहा कि वो नब्ज पकड़ के आपको आपकी प्रॉब्लम्स बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूथ से पूछना है, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। वैसे ही हम उनके ऊपर अगर नसीहत करना शुरू कर दें तो उनके ऊपर एक नॉलेज की बम्बारमेंट तो हो सकती है लेकिन वो उनके माइंड को एड्रेस नहीं कर रही। इसीलिए हमारा जो मोटिवेशन स्पीकर है वो एक सर्टेन लेवल की पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद स्लिप हो रहा है यूथ की माइंड से, और मैं नहीं चाहता कि मैं यूथ के माइंड से स्लिप हूँ क्योंकि मैं खुद भी यूथ का एक पार्ट हूँ और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए। जो यूनीज में है उनकी प्रॉब्लम कुछ और है, जो कॉलेजेस के साथ भी एंगेज है ना, मेरे ख्याल से जी मैंने सर्व किया है मोर देन 12 यूनिवर्सिटीज़ इस्लामाबाद और पिंडी रीजन में, जिसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म है, नमल है, माजू है, नस्ट, फास्ट, बहरिया और इस तरह की चंद और यूनिवर्सिटीज़ भी। इकरा यूनिवर्सिटी का नाम भी मैं लाजमी लूँगा क्योंकि उधर भी मैंने काफ़ी अच्छा सर्व किया है। और मेरी जो एक वहाँ पर एक पॉपुलैरिटी थी वो इसी हवाले से थी कि मैं सबसे पहले यूज़ केस की तरह स्टूडेंट को लिया करता था। सबसे पहले मैं उनके माइंड को एड्रेस करता था कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। अब इसमें सेगमेंटेशंस हैं, ज़रा थोड़ा सा अब हम जाते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा ज़्यादा डाइव करते हैं क्योंकि मैं छोटा मोटा स्विमर भी हूँ। तो स्विमिंग जो मेरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी साथ साथ हम शेयर करेंगे इसमें समीन। तो जब हम डाइव इन करते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर तो कल्चरल डाइवर्सिटी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो पठान रीजन के लोग यहाँ पर आए हैं, जो बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं, जो सिंध से लोग यहाँ पर आए हैं, वो अपने अपने प्रोविंशियल कल्चर को यहाँ लेकर आए हैं। अब वो प्रोविंशियल कल्चर के अकॉर्डिंग, वहाँ के एथिक्स, नॉर्म्स, रिचुअल्स, डॉगमास के अकॉर्डिंग वो इस्लामाबाद में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं क्योंकि उनका 20-21 ईयर का जो माइंड मेकिंग थी वो उनके अपने प्रोविंस में थी। जी बिल्कुल, उनका कल्चर कुछ और था, केपीके का कल्चर कुछ और है, बलूचिस्तान का कल्चर कुछ और है और सिंध का कल्चर कुछ और है, पंजाब का कल्चर कुछ और है। जब हम इन चारों को उठा के इस्लामाबाद में प्लग इन करेंगे तो इस्लामाबाद की एक स्टैंडर्ड स्टैटिक इन्वायरमेंट है, एक कल्चर है। जब ये लोग उसको फेस करेंगे तो इनके माइंड के ऊपर डेफिनेटली, चारों के माइंड के ऊपर डिफरेंट तरीके का इम्पैक्ट आएगा। तो उस इम्पैक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले वहाँ के कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। सेकंड, जो उनके मिथ्स चल रहे हैं, जो उनके माइंड सेट में बातें चल रही हैं, उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। हम नसीहत तो कर देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को
फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हमने कभी इस बात को नहीं देखा कि वो नसीहत उस शख्स के साथ कितनी रेलिवेंट है। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने रेलिवेंसी भी देखनी है। सेकंड, हमने अंडरस्टैंड करना है उनका एज ग्रुप। अगर आप 40 प्लस के लोगों को एक एडवाइस देना चाह रहे हैं, डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, तो वो कुछ और होगी। 55 प्लस का कुछ और होगा। लेकिन यूथ, सॉरी टू से, यूथ को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन यूथ इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन ले चुकी है, यूथ ले चुकी है। तो इसको एड्रेस करने के लिए हमें फिर वो 40 प्लस वाला माइंडसेट और 55 ईयर प्लस वाला एज ग्रुप, उनसे फार्मूला को हमने शिफ्ट करना होगा। ठीक है ना, जितना उनका एक फार्मूला हम शिफ्ट करने में कामयाब होंगे, उतना ही यूथ हमें सुनेगी। ठीक है ना, और वो समझेगी कि ये अपनी बात नहीं कर रही, ये हमारी बात, ये हमारी बात। और ये बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने कभी मतलब मोटिवेशन स्पीकर का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं सुना। इसके पीछे एक पूरी साइकोलॉजी। तो अच्छा, मीडिया की तरफ कैसे आपका आना हुआ? मैं डेफिनेटली जो है मैं अपना करियर जो मैंने स्टार्ट किया, आई एम बेसिकली एजुकेशनिस्ट। तो मैंने कुछ बुक्स लिखी मैनेजमेंट साइंसेस पे, जैसा कि मैंने एक बुक लिखी कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रीज पे, और एक बुक मैंने लिखी क्रिएटिव थिंकिंग एंड रीजनिंग में। फिर थर्ड बुक मैंने लिखी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड मॉरल वैल्यूज़ पे, जो समहाउ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की या कायद आज़म यूनिवर्सिटी की किसी न किसी मोड में जो है ना पढ़ाए जा रहे हैं, उसके चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, या उनमें से कुछ पैराग्राफ्स लिए जा रहे हैं फॉर यूथ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं जब बुक्स लिखता था तो मैंने कहा क्यों ना इन बुक्स को, इस नॉलेज को खुद यूथ के सामने एक अच्छे अंदाज में लाया जाए। अच्छा, एक अच्छे अंदाज में जर्नी फिर मोटिवेशन स्पीकिंग की तरफ इस तरह है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देखा कि वो एक अच्छी डिग्री को हासिल करने के बावजूद, एक अच्छे CGPA को हासिल करने के बावजूद, वो इंटरव्यू और कंपटीशन की लाइंस में थर्ड रो में खड़े होते हैं। तो थर्ड रो में वो सिर्फ इसलिए खड़े होते थे कि उनके पास एजुकेशन तो थी, CGPA तो था, लेकिन उनके पास वो लाइन, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी नहीं थी कि वो फर्स्ट रो में सबसे पहले खड़े हों और डेयरिंग हो। तो पाकिस्तान की यूथ को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मोटिवेशन स्पीकर आपको डेयरिंग बनाए, उसकी बात तो ज़रूर सुने, लेकिन जो आपको नसीहत दर नसीहत करें, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि रिमोट चेंज कर दें। ठीक है ना, और वो चैनल चेंज कर दें। तो ये होना चाहिए लाइफ के अंदर। मैं समझता हूं। और मीडिया में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने इतना काम किया है, तो आपका सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट आप बोलें कि यार मुझे ये प्रोजेक्ट या ये आइडिया यहाँ पे काम करके मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो एक स्टेट ओन मीडिया चैनल है, और आपने देखा होगा कि 1965 से उसकी एक लेगेसी चली आ रही है, और मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का जनरल मैनेजर मीडिया सर्व कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि उसी लेगेसी के साथ साथ एक जो है नया, जो आपका 2001 के जर्नलिज्म के लॉज जब चेंज हुए, और उसके बाद एक प्राइवेट मीडिया का एक टाइकून पूरे पाकिस्तान के अंदर बना, जॉब्स भी यूथ को बहुत मिली और व्यूअरशिप भी यूथ को बहुत मिली और एप्रिसिएशन भी मिली। तो मैं उसका पार्ट इसलिए बनना चाहता था कि ये एक बहुत बड़ा समंदर है, और इस समंदर में जो हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक हुकूक हैं कि आप बनीनो इंसान तक अच्छी बात को पहुँचाएँ, अच्छे पैगाम को पहुँचाएँ। और डेफिनेटली कुरान करीम से और मोटिवेशन से ज़्यादा अच्छी बात तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगी। तो उसको पहुँचाने में जो मेरा रोल है थोड़ा सा, वो मैंने अदा किया और मज़ीद अदा करता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो आप जैसे PTV में काम कर रहे हैं, क्या रिवाइवल जो है ना, रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं, या कोई नई चीज़ें आप लोग इंट्रोड्यूस करवाने वाली हैं? क्योंकि PTV का जितना भी अब हमने काम देखा है, वो पहले से PTV स्टेशन का, कोयटा स्टेशन से प्रोग्राम्स आते थे जी, और फिर बलूचिस्तान से हो गए, सिंध से हो गए, पंजाब से, हर कल्चर दिखाया जाता था जी। तो अब कुछ रिसेंट क्या हो सकता है यूथ रिलेटेड? जी, ये बड़ी एक अच्छी, और बल्कि मेरे जो है ना आंसर वो आपके क्वेश्चंस में ही हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो आपका पाकिस्तान टेलीविज़न का जो आप माइंडसेट के हवाले से बात कर रही हैं, इसमें यह है कि एक मॉडल होता है टैम, टेक्नोलॉजी ऑडिट मैनेजमेंट। तो टैम को अंडरस्टैंड किए बगैर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी इंस्टीट्यूट प्रॉपर रन नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने वक्त में कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम को अंडरस्टैंड नहीं किया, वन थिंग। सेकंड थिंग ये कि जो टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन आया है, वो आया ही इतने बड़े लेवल पर है कि अब हर इंडिविजुअल, घर के अंदर बैठा हुआ हर इंडिविजुअल जो है वो सोशल मीडिया के साथ मेरे ख्याल में कनेक्टेड है। तो अब वो बात नहीं रही कि हम सिर्फ एक टिपिकल पैटर्न पे रहें, टिपिकल ड्रामास
पे रहें, टिपिकल कल्चर पर रहें। हमें यूथ का इंटरनेशनल लेवल पर जो कल्चर है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि अब यूथ अमेरिका भी जा रही है, इंग्लैंड भी जा रही है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ भी जा रही है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जॉब कर रही है, वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर रही है। वो दिन में ऐसे बहुत से मामला देखती है जो कि टिपिकल माइंडसेट के साथ नहीं चल रही। तो हमने उनको वर्सटाइल बनाने के लिए और उनके माइंडसेट को डाइवर्सिफाइड बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान टेलीविज़न को और दीगर चैनल्स को डाइवर्सिफाइड मोड के ऊपर लेकर आए। टिपिकल मोड से हम उसको शिफ्ट करें। कोशिश तो की जा रही है स्टेट ऑन मीडिया चैनल में, लेकिन अभी उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो आप देख सकते हैं कि हम फ्यूचर ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे जितने कमर्शियल साइड है या ग्लैमर साइड आप कह लें इंडस्ट्री की, पीटीवी कहीं ना कहीं हमारे साथ उस लेवल पे जो है ना वो आ जाए। जी देखें, कहते हैं ना कि जब होप करने के लिए कुछ ना हो तो अच्छा होप करना चाहिए। सही। क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो तो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। और पाकिस्तान टेलीविज़न तकरीबन ऑलमोस्ट 9000 एम्प्लॉयज़ का एक जॉइंट है, और उसने अपने वक्त में 4 डिकेड्स 5 डिकेड्स से एक बहुत अच्छी सर्विंग तो की है। तो एक पोटेंशियल तो है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंट लेयर्स के अंदर सफोकेट हुआ पड़ा हुआ है, और इंटेलिजेंट लोग जो उसके अंदर जॉब कर रहे हैं वो नॉन इंटेलिजेंट लोगों के नीचे सीनियरिटी कम फिटनेस की वजह से लेयर्स में जैम हो गए हैं। तो अगर हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि हम उन इंटेलिजेंट लोगों को, क्रिएटिव लोगों को किसी और पॉलिसी के तहत थोड़ा सा अप होने की, थोड़ा सा फ्लरिश होने की, थोड़ा सा ओपन होने की अपॉर्चुनिटी दें, तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अच्छा, एज अ मीडिया पर्सन आप बताएं कि आप मीडिया की क्या सबसे अच्छी बात आपको लगती है और एक सबसे बुरी बात जो आप कहेंगे मीडिया में ये चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए? जी, अच्छी बात ये है, और प्लस और माइनस दोनों बातें करनी चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको प्लस का बताऊंगा, और प्लस में ये है कि जो इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी पहले सिर्फ एक चैनल से हासिल नहीं थी, और हर इंसान का दिल चाहता था कि मेरे अंदर कुछ इंटेलिजेंट मटेरियल है, मेरे अंदर कोई पोटेंशियल है, मैं एजुकेशन में आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, मैं स्पोर्ट्स में आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। तो उनके लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सोशल मीडिया के आ लेने से और जो आपके डिफरेंट चैनल्स जो उनके आ लेने से जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। अब माशाल्लाह आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, माइट भी आप कहीं अगर एक ही चैनल होता तो आप कहीं अपॉर्चुनिटी की लिस्ट में बहुत पीछे होती और वेट कर रही होती और आपके पास ये अपॉर्चुनिटी ना आती। तो जो आपका इंटेलिजेंट माइंड है उसको देखने का, सुनने का हमें मौका ही ना मिलता। अब ये है कि अपॉर्चुनिटीज इन योर हैंड, आप कोई भी अब इस चेंज को चेंज मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करें और इसको अपॉर्चुनिटी लें, और जिसके माइंड में जो अच्छा है मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो डिलीवर करे। साथ ही एक नेगेटिव पॉइंट है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि अभी आपका यूट्यूब चैनल जो है वो इमेच्योरिटी के लेवल पर है। इमेच्योरिटी के लेवल पर यह है कि जो उसका यूज़र है, उस यूज़र की एजुकेशन, उसका एक्सपीरियंस, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा या बच्ची टिकटॉक के ऊपर आते हैं और वो कोई ऐसी अनएथिकल एक्टिविटी करते हैं कि जो हमारी यूथ के लिए ठीक नहीं है, या वो यूथ के माइंडसेट को डैमेज कर रही है, या उसको रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाना चाह रही है, तो उसमें मेरी उन बच्चों से जो कभी टिपिकली मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल के ऊपर हैं एंड बिलो 20 ईयर्स उनकी एज है, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अभी आप अपना कंटेंट, चूँकि वो इमेच्योर है और वो माशरे के लिए पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप देखें सोशल मीडिया की हम बात करें, जी टिकटॉक की बात करें, उसमें पेरेंटिंग बहुत इन्वॉल्व है, क्योंकि आजकल उस हिसाब से भी चेक एंड बैलेंस नहीं है जो शायद पहले ज़मानों में होता था। जी, पाकिस्तान के अंदर पेरेंटिंग कंट्रोल जो है मीडिया के हवाले से वो थोड़ा सा वीक है, ठीक है। और दूसरी तरफ से बात मैं ये करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा जो है ना कंटेंट बन रहा है कि उसके ऊपर डे बाय डे पेरेंटिंग कंट्रोल एक मुश्किल टारगेट भी हो गया है। तो उसमें यह है कि एक इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग जो है सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी कंपेन चलानी चाहिए कि जिसमें हम कम से कम 22 ईयर बिलो के मेल फीमेल बच्चियों को कंट्रोल कर सकें, और उनको हम गाइड कर सकें कि जो कंटेंट आप अपनी खुशी की खातिर दे रहे हो वो पाकिस्तान के कितने लोगों को, कितने बच्चों को डैमेज कर रहा है। तो एज सच उनको सिक्योर करना चाहिए। देयर इज़ इमेच्योरिटी आफ्टर मेच्योरिटी, तो उस इमेच्योरिटी को तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जो कि मेच्योरिटी के बाद आई, लेकिन मेच्योरिटी से पहले की जो इमेच्योरिटी है, जो टीन है, जो जिसको हम बेबी इमेच्योरिटी कहते हैं, वो बड़ी डेंजरस है। उसमें जो बच्चा बच्ची है वो बड़े बेपरवाह हैं, और वो जो कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो नेगेटिव एस्पेक्ट जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल्स का भी और आपके टिकटॉक और सोशल मीडिया पूरे एक समझिए सोशल मीडिया पे आप एक पूरा कल्चरल इमेज देखते हो पाकिस्तान का, डेफिनेटली, जो बिल्कुल शायद डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मिक्सअप भी चीज़ें बहुत है, फिर हमने एडॉप्शंस की हुई हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर्स की। जी,
तो आपको नहीं लगता है कि ऐसी मीडिया पॉलिसी भी होनी चाहिए जो पाकिस्तान की तरफ से इम्प्लीमेंट की जाए इस तरह की? बिल्कुल ऐसी बात है और पैमरा को इस पे अपना रोल अदा करना चाहिए। ठीक है, एक अथॉरिटी पाकिस्तान ने बनाई हुई है, उसको सोशल मीडिया को एड्रेस करना चाहिए और उसका एक रैपिड फायर एक्शन भी होना चाहिए। उसका मैकेनिज़्म इतना फास्ट होना चाहिए कि वो सोशल मीडिया को डे बाय डे एड्रेस कर सके और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी जो है वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि वहाँ पर भी कुछ यंग ब्लड जो लोग हैं जिन्होंने फ्रेश मैस कॉम किया हुआ है और वो जो करंट मौजूदा जो मैस कम्युनिकेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और एथिक्स नॉर्म्स हैं उनको जानते हैं, उनको पैमरा में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो वहाँ पर बैठें और एक ऐसा जो है बेंचमार्क बनाएं कि जिससे यूथ को टिकटॉक और सोशल मीडिया को यूज़ करने के लिए आसानी हो और कंफर्ट पेरेंटल कंट्रोल हो उनका। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ा सा बताइए, आपने कभी कोई ऐसी मोटिवेशन स्पीच दी हो और कोई ऐसा फन मोमेंट हो कि कोई आपसे एग्री ना कर रहा हो, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी आपके? अच्छा, मैंने कभी भी मैं पूरी सारी उम्र कोशिश की कि मैं मोटिवेशनल स्पीच ना करूं, क्योंकि मुझे इस तरह लग रहा होता है जब स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरा तकरीबन मोर देन 12 ईयर का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने का, और मैं फ़ौरन समझ जाता हूँ कि किस टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का अब लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो जब इंटरेस्ट नहीं रहा एंड यू आर जस्ट बम्बार्डिंग योर नॉलेज और आप उनके माइंड को सिर्फ एड्रेस किए जा रहे हो, तो उनके अंदर चेंज नहीं आ रही, बल्कि आप उनको अच्छे नॉलेज की वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हो। तो हमने लेक्चर नहीं देने, ठीक है ना। मैंने हमेशा काउंसलिंग की, मैंने हमेशा 2 to 3 स्टूडेंट्स को जो है बुलाया और उनकी प्रॉब्लम्स चूँकि कॉमन थी, तो कॉमन प्रॉब्लम्स जो है, हो सकता है जो प्रॉब्लम आपकी है साथ बैठे हुए शख्स के लिए वो अपॉर्चुनिटी हो। बिल्कुल। तो जब हम ऐसे कंबाइन उसमें सबको बुला लेंगे और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम हल करते करते हो सकता है हमने किसी और को कोई और नेगेटिव अपॉर्चुनिटी दे दी हो। तो जिनका कॉमन प्रॉब्लम है उनको बुलाया जाए। आप कैसे मेंटेन करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत सीरियस केस आ गया, ठीक है जी, 2 स्टूडेंट्स हैं और दोनों के लिए, एक के लिए अपॉर्चुनिटी है और एक के लिए वो चीज़ चैलेंज, कैसे आप उसे डील करेंगे? जी बिल्कुल। अब जो बच्चे हैं, बच्चे स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्ट्रेस उनकी लाइफ में नया नया एंटर हो रहा है, ठीक है ना। उन्होंने सारी उम्र फैंटेसी को देखा। मैं नहीं चाहता कि बीइंग अ मोटिवेशन स्पीकर मैं अपने स्टूडेंट्स को या यूथ को किसी फैंटेसी में ले जाऊं और उनको कहूं कि बस सब कुछ अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा होने के बाद उनका माइंड सब कुछ अच्छे पे बन जाएगा और उनको प्रैक्टिकल लाइफ में इन होना पड़ेगा और उनको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरी जितनी मोटिवेशनल थ्योरीज हैं वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने उनको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाया। यहाँ पे जनाब वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का एक यहाँ पे एक कॉल कह लें या स्टेटमेंट कह लें, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह सुब्हानहू ताला की आप पर भेजी हुई नेमतों में से कोई एक नेमत मध्यम होना शुरू हो जाए, तो आप अपने माइंड को अल्लाह सुब्हानहू ताला की दूसरी नेमतों की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दो। अब इससे आगे बीइंग अ ईज मैन मैं अपना पैरा अटैच करता हूँ, और वो ये पैरा अटैच करता हूँ कि जब दूसरी नेमतें भी मध्यम होना शुरू हो जाएं, तो आप अपने माइंड को तीसरी नेमतों की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर दो, फिर चौथी की तरफ, फिर पांचवी की तरफ। ये नेमतें भी सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, नेमतें भी फसल की तरह हैं। एक वक्त आएगा जब आप पांचवी नेमत के ऊपर शिफ्ट हो गए होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे होंगे, तो वहाँ कहीं जाके पहली नेमत दोबारा से रीएक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। आपकी बहुत प्यारी बात आप शिफ्ट हो जाए उसके ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि अभी देखें, ठीक है आपने इस सेमेस्टर में अच्छा नहीं पढ़ा, अच्छा आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही, अच्छा आप फीसिस पेरेंट्स से ले रहे थे लेकिन अब फीसिस आपको पेरेंट्स से रोक दी है ड्यू टू द फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन मुझे बताएं आपने ओ लेवल तो किया, आपने ए लेवल तो किया, अब आप अपने फ्यूचर के सिर्फ 20%, 15 to 20% गैप पे हो। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि थोड़ी सी जॉब करके उस 15 to 20% को भी कवर कर लो? 80% तो आपको पेरेंट्स लेकर आ गए हैं यहाँ तक। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि अगर आपका सेमेस्टर में CGPA कम आया है, ठीक है, तो पिछले सेमेस्टर में तो अच्छा आया था, तो आप ज़रा उसकी वजह से मोटिवेशन लेके अगले सेमेस्टर में दोबारा ट्राई करें। तो जब आप उनको अदर अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएंगे नहीं, तो वो डीमोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। यूथ को डायरेक्शन चाहिए। पाकिस्तान में, एशिया में, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, आप जहाँ पर भी जाएं, ये मैं कहता हूँ कि यूथ को डायरेक्शन चाहिए। यूथ को सिर्फ नसीहतों के ऊपर डालकर
यूथ को सिर्फ अपना बड़ापन कि जी आई हैव 40 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव 30 ईयर एक्सपीरियंस। आपको मैं यही बताऊं कि आपका 30 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मार्केट से वाइप आउट हो चुका है। गूगल पे अगर आप सर्वे करें तो जो अब जो मैक्सिमम टेन्योर है आपके एक्सपीरियंस का वो 5 ईयर है। अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्ड है तो उसमें 10 ईयर कर ले। उसके बाद का जो आपका एक्सपीरियंस है वो तो टेक्नोलॉजी से आउट है। अब अगर आपका अगर आपका टेलीविजन देखिए चीजें हम आज बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, हाँ तो लोग आजकल इस चीज को इतना वो नहीं वेलकम नहीं करते ऐसी डिस्कशंस को। जी, तो बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों को जो है डायलॉग की तरफ लेकर आए। जी, तो अगर कोई बहुत अच्छा शख्स आज से 80 साल पहले या 100 साल पहले ज़िंदा हुआ करता था, वो बड़ा एक्सपीरियंस था, बड़ा मैच्योर था, बड़ा क्वालिफाइड था, लेकिन अगर 100 ईयर्स के बाद आज अगर हम उसको दोबारा उसके माइंड को ज़िंदा करें और उसको हम माइक्रोवेव दिखाएं, उसको हम हवा में उड़ता हुआ जहाज़ दिखाएं, हम उसको हाइब्रिड पे चलती हुई गाड़ी दिखाएं, हम उसको सोशल मीडिया दिखाएं और हम उसको ऑनलाइन खाने दिखाएं, हम उसको ऑनलाइन कपड़े दिखाएं, हम उसको ऑनलाइन जॉब्स दिखाएं, तो क्या उसका एक्सपीरियंस इन चीज़ों में हमें फ़ायदा दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। हो सकता है या वो खुद पागल हो जाए या हो सकता है वो हमारे लिए कुछ इस तरह की ब्रेकिंग रूल्स बना दे। तो एक्सपीरियंस भी होता है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। जब टेक्नोलॉजी आपकी शिफ्ट हो गई तो अब आप अपने पुराने एक्सपीरियंस को छोड़ें और जो बच्चा आपके सामने बैठा है, बच्ची आपके सामने बैठी है, देखें वो क्या चाहता है, उसके ऊपर वर्क करें। क्योंकि मेरा वक्त तो गुजर गया, मेरे पास जो वक्त था वो गुजर गया, आपके पास वो वक्त मौजूद है। आपको मैं कह सकता हूँ कि जी आप MS कर लो, आप PhD कर लो, आप YouTube में डायरेक्शन में बता सकता हूँ, लेकिन वो भी डायरेक्शन आपकी यूथ के, आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना कि मेरी नसीहत होनी चाहिए। जबरदस्त। अच्छा, आज का अदनान तो ऐसे हैं, ठीक है, जो बहुत वेल मैच्योर है, ग्रूम है, बहुत मोटिवेशन स्पीकर भी है। बचपन का अदनान कैसा था, कैसा गुजरा आपका बचपन, और एजुकेशन के बारे में बताएं। अच्छा, मैंने देखा कि लोग अपने आप को वायरल करने के लिए और लोग अपने आप की जो रेटिंग है वो बढ़ाने के लिए ये कहते हैं कि जी हमारे वालिदैन जो थे वो फाइनेंशियल क्राइसिस में थे और हमारे जो शूज़ थे वो फटे हुए थे और हमें पेरेंट्स ने कहा कि जी आप सबसे पहले ख़ुद अर्निंग करें और फिर आप जॉब। तो आते वो लोग प्राडो में हैं, आते वो लैंड क्रूजर्स में हैं, ठीक है, और वो बातें इस तरह की करते हैं ताकि वो वायरल हो जाएं। तो मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। आप ब्लेस्ड रहे शुरू से, ये भी अल्लाह पाक की एक ब्लेसिंग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसा माइंड दिया कि जो नेगेटिविटी का भी पॉजिटिव पार्ट देखता है। जैसा कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ होप को, और होप में मैं लोगों को कहता हूँ कि जब आपके ऊपर रूम के दरवाजे बंद हो जाएं और दरवाज़ों के बाद विंडोज़ भी बंद हो जाएं और विंडोज़ के बाद एक पुराने ज़माने में टॉप रूफ में रोशनदान हुआ करता था, अगर वो रोशनदान भी आपके रूम में मौजूद है और वो भी बंद हो जाए, तमाम चीज़ें बंद हो जाएं, तो समझ लें कि बाहर तूफ़ान आने वाला है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को बंद करके आपको बचाने वाले हैं। तो दिस इज़ द होप। तो मैं ख़ुद होप पे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स भी होप पे थे। माय फादर गेट रिटायर्ड फ्रॉम मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स और वो एज SC रिटायर हुए और वो हमेशा होप की बात किया करते थे, हमेशा पॉजिटिविटी की बात किया करते थे। मेरी मदर का भी यही था कि उन्होंने अपने घर के अंदर होप को पढ़ाया। अब होप को कैसे पढ़ाया, यूनिवर्सिटी की टीचिंग की तरह तो नहीं पढ़ाया, लेकिन मदर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लम्स के तहत, उन्स के तहत, प्यार के तहत हमें पढ़ाया। वो डायरेक्ट टीचिंग थी जो उनके बिहेवियर से हमें नज़र आती थी। तो मेरी लाइफ के अंदर कोई ऐसी मिजरीज नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। आप पॉजिटिव देखिए, वही बात है, आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वाकई एक प्रैक्टिकल होता है इस तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आप जो एनर्जी देते हैं आपको यूनिवर्स वही पे बैक। अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम के साथ मेरा डिस्कशन हुई तो कहते हैं रात को सोने से पहले आप क्या पढ़ते हैं? तो मैंने उनको कहा कि जी मैं सूरह आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, 4 कुल पढ़ता हूँ, मैं 6 कलमे पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम पढ़ता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो आपका आखिरी वर्ड है सोने से पहले, आप 3 से लेके 10 दफ़ा आखिर में, बिल्कुल आखिर में सोने से पहले आप कोई अच्छी अल्लाह पाक की नेमत और ब्लेसिंग याद करके 10 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के सोए। और आप यकीन करें ज़मीन, जब मेरा लास्ट वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह होता था तो इसने मेरे ड्रीम्स चेंज करना शुरू कर दिए। मेरे ड्रीम्स के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो गई, मैं रातों की नींदों में खुश रहने लगा, ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ का वैसे भी मोर देन 42% जो लाइफ है वो आप नींद में गुजारते हैं, तो मैं नींद में खुश रहने लगा। मुझे नींद में भी अगले आने वाले दिन की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू हो गई। क्यों कि मेरा क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह पे था और मेरा मॉर्निंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पे था। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूथ को
कि थोड़ा सा जो है इसकी तरफ आएं, पॉजिटिविटी की तरफ आएं, ठीक है। देयर इज़ होप इन द, देयर इज़ लाइट इन द डार्कनेस, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप उसको देखने वाले तो बने, ठीक है। अभी मेरे पास जो चीज़ें हैं वो उसमें यह है कि मेरे पास अभी हेल्थ है, एनर्जी है, और आपके इस चैनल से चेकआउट होने के बाद मैंने हाइकिंग ट्रेल पे भी जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपका शेड्यूल जैम पैक है और आप बहुत एक्टिव, जी हमसे बिल्कुल ज़्यादा एक्टिव आप हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को, इतना बड़ा दिन है, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, मैं कहता हूँ इतना बड़ा दिन है 24 आवर्स का, ख़त्म नहीं होता। आपको किसने हेल्दी कहा? एक्टिविटीज हो, जी पॉजिटिव एक्टिव, आप तो कुछ भी जी बिल्कुल, लेकिन मैं भी एक दफ़ा स्ट्रेस में आया सभी। अच्छा, वो चीज़ बताएं, भी, मेरा वो अगला चीज़ भी क्वेश्चन मैं, यही था वो चीज़ भी मैं आपसे, आप हमेशा पॉजिटिव रहे, हाँ, इतना आप मतलब पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़े। कोई जी, ऐसा मोमेंट लाइफ का कि हाँ, आपने जो है ना हाँ, बहुत स्ट्रेस लिया और आपने कहा कि मैं थोड़ा स्टेप बैक करता हूँ, थोड़ा अप्रोच चेंज करता हाँ जी, उसमें ये हुआ कि मुझे ट्रेस आउट नहीं हो रहा था कि स्ट्रेस किस वजह से है, क्या डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से है, या पेरेंट्स की वजह से है, या जो हमारी एक मैरिड लाइफ होती है, या बच्चे होते हैं, या वाइफ का स्ट्रेस होता है, तो वाइफ की फैमिली लाइफ स्ट्रेस होता है, वाइफ का तो खैर कोई स्ट्रेस नहीं होता, फैमिली लाइफ का जो स्ट्रेस होता है। तो मैंने कहा ये कहाँ, मैं इसको ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा था। तो इन द एंड मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जो आपका मोबाइल का यूजेज है, ठीक है ना, वो आप 2.5 आवर या 20% या 30% रिड्यूस करके देखें। तो जब मैंने उसको रिड्यूस किया तो मैं वापस अपनी रियल लाइफ में आ गया। अब मेरे साथ वाइफ बैठी हुई थी तो मुझे नज़र आना शुरू हो गई, मेरे साथ बच्चे बैठे हुए थे तो मुझे नज़र आना शुरू हो गए, मुझे अपनी बहनों के, भाइयों की हंसियाँ, खुशियाँ, बर्थडेज़, मैं उस रियल लाइफ में वापस आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जिसको मैं मिस कर रहा था, जिसके से मैं स्ट्रेस में था। तो मैं मोबाइल का भी आपको ये कहूँगा कि मोबाइल को आप अपने पूरी लाइफ मोबाइल को ना दें, मोबाइल को भी आप किसी सर्टन टाइम पे, किसी सर्टन लाइफ में फिक्स करें, पॉजिटिवली जितना आप उसको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली, तो हाँ, आपको जो है ना बेनिफिट दे जी, उससे आगे ना लेके जाएं, वो आपके लिए डिजीज ना बने, वो आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिविटी बने। उसके बाद आप उसको भी क्लोज करके अपनी रियल लाइफ में जितना टाइम आप गुजारेंगे उतना आप फ्रेश रहेंगे। जबरदस्त सर, आपने आज मेरी भी लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है ना चेंज कर दिया इंशाल्लाह। इसी के साथ जो है ना हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हमने आपसे बहुत सीरियस बातें कर ली, थोड़ा सा हम अपने सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। हमारे कुछ सेगमेंट्स हैं जिसमें हम गेम्स खेलते हैं, जी ठीक है। तो हमारा पहला सेगमेंट है रिडल्स का, उसका नाम है गलत जवाब। इसमें आपको मिलेगा थोड़ा सा टाइम, 3 to 5 सेकंड, उसमें जो है ना हम आपसे पहेली एक पूछेंगे, उसका आपने हमें देना होगा सही जवाब। ठीक हो गया, ठीक है। तो आप तैयार हैं हमारे पहले सेगमेंट की जो है ना पहली क्वेश्चन की? डिफिकल्ट कॉमन सेंस से ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम आपसे पूछेंगे। अच्छा जी, प्लीज पूछिए। तैयार हैं हम? जी। सबसे पहले है कि वो क्या चीज है जिसे इस्तेमाल से पहले तोड़ा जाता है? जिसे इस्तेमाल से पहले, वो क्या चीज है जिसे इस्तेमाल से पहले तोड़ा जाता है? अच्छा, इसका मतलब कुछ क्वेश्चंस आपने कुछ ट्रिकी और टेक्निकल बनाए हुए हैं। अच्छा जी, कोकोनट। बिल्कुल ठीक है, सही जवाब, आपने फौरन सही गेस कर दिया। एंड सेकंड थिंग आई थिंक एग, बिल्कुल। हाँ, उसका भी यही फॉर्मूला है। मेरे ख्याल से सेकंड जो है ना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, वो कौन सी मिठाई है जो फल भी है और फूल भी है? फल भी है और फूल भी है, और फूल भी है, फल भी है और ये थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ा ट्रिकी है। फल भी है और फूल भी है, कौन सी मिठाई है? मिठाई है, फल भी है और फूल भी है। थोड़ा सा टाइम हम आपको चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देते हैं। अच्छा, नहीं मैं गेस करें कुछ भी, क्या माइंड में आ रहा है पहला वर्ड? हाँ, हम तो ज्यादातर जो है गुलाब जामुन और बर्फी खाते हैं। गुलाब जामुन बिल्कुल सही। तो ये कैसे फल और फूल है? गुलाब, फूल, ओके, बाय द वर्च्यू ऑफ नॉमेनक्लेचर। अच्छा चले, ठीक है, इसका मतलब है सही। अच्छा हो गया। तीसरा है कि वो कौन सी चीज है जिसे पानी के अंदर जाकर ही खाया जा सकता है? पानी के अंदर जाकर ही खाया जा सकता है? वो कौन सी चीज है जिसे पानी के अंदर जाकर ही खाया जा सकता है? इसका जो जवाब है इसी के अंदर है, इसी क्वेश्चन में। वो कौन सी चीज है जिसको पानी के अंदर जाके ही खाया जा सकता है? बहुत इजी है ये, थोड़े से हिंट्स अगर आप कहें तो मैं दे सकती हूं। जी बताएं। पानी के अंदर हम क्या खा सकते हैं? मछलियां तो नहीं खा सकते। मछलियां तो नहीं खा सकते। जैसे हम पानी में जाते हैं हम एक चीज खाते हैं। हार मान लें आप, मैं बता दूंगी। हार मान लें। डाइव। अच्छा, हालांकि मेरा स्विमिंग है लेकिन मैंने इस चीज को हाथ में ठीक है। अच्छा, हमारा चौथा है, वो कौन सा फल है जिसे खाने से रोजा नहीं टूटता? सबर का फल। बिल्कुल सही। ये तो आपने एकदम गेस भी नहीं किया, और कैसे? क्योंकि मैंने वो डाइव वाला आपका इक्वेशन अंडरस्टैंड कर लिया। हाँ, ये अब हम ये करेंगे कि हम नेक्स्ट गेस के साथ ही चेंज कर देंगे। चलो ठीक है। सही। और लास्ट है हमारा,
कि वो कौन सी चीज़ है जिसे धूप में भी नहीं सुखाया जा सकता, जिसको धूप में भी नहीं सुखाया जा सकता। नहीं सुखाया जा सकता। अच्छा, इसका भी ना आंसर इसी के अंदर है। वो कौन सी चीज़ है जिसको धूप में भी नहीं सुखाया जा सकता? नहीं, इसको मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन वो होगा कुछ इसी तरह का। क्वेश्चन वही है, ये भी वही क्वेश्चन जो पहले दो में हमने अप्लाई की। हाँ हाँ हाँ। पसीना। धूप में आप कैसे सुखाएंगे? अच्छा, ये जो है ना, ये अब मुझे मजा इसलिए आ रहा है कि ये आपके माइंड के कुछ और डायमेंशंस को ओपन करता है। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, पसीना, ठीक है, यू आर आपको एब्सोल्युटली एंजॉय राइट। किया? हाँ नहीं, बहुत। अब हमारा एक और सेगमेंट है, उसमें हम आपको देंगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और उसमें जो है ना आपके माइंड में जो पहले वर्ड्स आएंगे आप उनको फिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। सही। पहला है सबसे पहले कि मेरा दोस्त डैश बहुत डैश है। मेरा दोस्त डैश बहुत बहुत डैश है। बहुत डैश है। ये आपने किसी की इंटेलिजेंट लोग पे इंसान से बनाए हैं। मेरा दोस्त फुरकान बहुत ईमानतदार है। सही। तो फुरकान साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो उन्होंने कभी शायद ऑफ द कैमरा नहीं किया होगा, हाँ। तो आज आप सुन लें। मैंने नवाज शरीफ को डैश में देखा और वो डैश कर रहे थे। मैंने नवाज शरीफ को बचपन में देखा। सही। और वो डैश कर रहे थे। और वो अच्छाई कर रहे थे। सही, ये भी अच्छा हो गया। मैं बहुत बेहतरीन डैश हूँ। मैं बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हूँ। जबरदस्त। बचपन में मुझे डैश कहकर बुलाते थे। आदि। सही। हाँ। मर्द बहुत डैश होते हैं। खुददार। जबरदस्त। ये भी आपने बड़े अच्छे सेगमेंट्स किए हैं। थैंक यू। अब जो है ना हमारा लास्ट सेगमेंट है जी शो, प्लीज। ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको थोड़ा सा ट्रिकी वो करें, जी ठीक लेकिन है। आई गेस कि आप उसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। जी मैं आपको दूंगी मीडिया पर्सनालिटीज के नाम। जी ठीक है। और उन्होंने जो आपने उन दोनों में से एक सिलेक्ट करनी होगी, दिस ठीक और दैट। ठीक है। तो सबसे पहले अदनान समी और हुमायूं सईद। अदनान समी। अतीका ओडो और माधुरी दीक्षित। अतिका मैडम। पीटीवी और हम स्पेशली न्यूज़। फॉर निजात ड्रामा। सही। हम्म। पीटीवी और हम न्यूज। बोथ। ये आपने डिप्लोमेटिक जवाब दिया। अच्छा, आई विल स्टैंड फॉर पीटीवी। पीटीवी हाँ पीटीवी। फाइनल जवाब हो हाँ गया? जी हाँ जी। सही। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकिंग या ड्रामास? मोटिवेशनल स्पीकिंग या ड्रामास। मैं तो कहूँगा कि मोटिवेशन थ्रू ड्रामास। मायरा खान या बुशरा अंसारी? ये भी बुश- मुश्किल है। नहीं, इजी है। मैंने मैडम बुशरा का काम देखा हुआ है। सही। हाँ हाँ हाँ, मैडम बुशरा अंसारी। सही। हाँ। फैसल कुरैशी या फहद मुस्तफा? फहद। फहद मुस्तफा। हाँ जी। ठीक है। हाँ। ताबिश हाशमी या नादिर जो पॉडकास्ट करते हैं? ताबिश। नादिर। ताबिश। ताबिश। हाँ ताबिश। जबरदस्त। बहुत अच्छे आपने हमारे साथ सेगमेंट्स खेले। आई होप आपको मजा आया होगा शो। जी वेलकम जी, इंशाल्लाह। और डेफिनेटली आगे भी आप लोगों के साथ स्टे ट्यून रहेंगे। जरूर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपसे मिलके आज बड़ी हमारी डिफरेंट टाइप का शो हुआ है, ठीक है। हम डिफरेंट लोगों को बुलाते हैं, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर के साथ मेरा अपना पहला एक्सपीरियंस था। और बहुत अच्छी आपने हमारा जो है सोचने का एक लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। हाँ, यूथ के लिए कोई एक मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहेंगे? यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है आप पॉजिटिविटी की तरफ अपने माइंड को शिफ्ट करने की कोशिश करें, और इसमें जितना इस्लामिक वैल्यूज़ की वैल्यू एडिशन हो सकती है उसको लाजमी लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बेटर करेगा और आपकी इंडिविजुअल लाइफ ज़्यादा अच्छी तरीके से गुजरेगी इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ। जबरदस्त, बहुत प्यारी बात की आपने। थैंक यू सो मच कि आप शो में आए। वेलकम। इसी बात के साथ जो है ना हम अपना शो आज एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़, अंटिल नेक्स्ट टाइम।